Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So last time हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें हमने प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सॉल्व करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ज़ूलॉजी सेकेंड ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बॉटनी सेकेंड ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है, दिस प्रोटीन प्रिवेंट्स द रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आपको एक हेडिंग मिल जाएगी जिसका नेम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसमें आपको ये बताया हुआ है कि एक एंजाइम होता है जो ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं ऑफ कोर्स, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये ब्रेक करता है एंजाइम और उसका नाम होता है हेलिकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से याद रखें हेलिकेज। अब दूसरा एंजाइम होता है जो उसके रिवर्स काम कर रहा होता है, एंटागोनिस्टिक काम कर रहा होता है। वो एंजाइम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं एसएसबी। एसएसबी स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये प्रिवेंट करता है रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को। क्यों? क्योंकि जब दो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो ऑफ कोर्स जो टू स्ट्रैंड हैं डीएनए के वो सेपरेट हो जाएंगे। उसकी वजह से वापस से रीबाइंडिंग ना हो जाए, तो ये एंजाइम उस रीबाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। इस प्रोटीन का, ये एंजाइम का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ अ डीएनए इज। ये बहुत दफ़ा आ चुका है, नॉन कोडिंग और कोडिंग। याद रखिएगा कि जो नॉन कोडिंग रीजन होता है वो होता है इंट्रॉन, जबकि कोडिंग होता है एक्सॉन। ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत दफ़ा पूछता है कि भाई नॉन कोडिंग रीजन कौन सा है, तो वो इंट्रॉन होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस डिसऑर्डर अ पर्सन डज नॉट रिकॉग्नाइज रेड कलर। हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि रेड कलर को जो इंसान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता उस डिसऑर्डर का नाम होता है प्रोटेनोपिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, प्रोटेनोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। तो देखें ये बहुत इजी होता है। एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है ना, इसमें इंफॉर्मेशन और जीन को कॉपी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेती है फ्रॉम न्यूक्लियस एंड पहुंचाती है टू द राइबोसोम इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, जिसका कोडोन और एंटीकोडोन होता है। तो वो याद रखिएगा कि ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन ट्रांसलेशन में एमआरएनए अटैच हो जाता है राइबोसोम से। दो अदर टाइप्स होती हैं आरएनए की, जिसका नाम होता है ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। वो ट्रांसलेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को जो मैसेंजर आरएनए लेके आया है, एंड देन आगे फॉर्म करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो हेल्प करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये 2 स्टेप्स में हो रही होती है। यहाँ पे कहा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो ये होता है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड। ये पहले मैं आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाऊंगी, देन आपको समझ आ जाएगा। टिश्यू कल्चर क्या होता है? कुछ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय ए सेक्सुअल मेथड, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये है टिश्यू कल्चर या फिर क्लोन। अब कैलस क्या होता है? कैलस होता है कोई मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जिनसे आगे जाके फॉर्मेशन हो रही होती है डिफरेंशिएटेड सेल्स की। अगर हम बात करें कि हमने किसी प्लांट को ग्रो करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टिश्यू कट से, फ्रॉम पेरेंट प्लांट हमने एक और प्लांट को ग्रो करना है बाय कल्चरिंग मेथड, तो ये कैसे होगा? ये बाय कैलस होगा। कैलस होता है एक अनडिफरेंशिएटेड सेल जिसकी वजह से आगे जाके वो डिवाइड होता है, फॉर्म करता है डिफरेंशिएटेड कैलस को, सॉरी डिफरेंशिएटेड सेल्स को, फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स को, लाइक रूट्स हो गए, शूट्स हो गए। तो उसकी वजह से क्या बन रहा होता है? पूरा एक डिफरेंशिएटेड सेल बन रहा होता है। ये होता है कैलस। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर में
होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो एक ही ट्रेट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम हेयर की बात कर रहे हैं तो 2 क्रोमोसोम जो हेयर के होंगे वो कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन ऑफ कोर्स मैं डायग्राम से आपको दिखाती हूँ, ऑफ कोर्स एक क्रोमोसोम होगा, दूसरा क्रोमोसोम होगा, तो क्रोमोसोम जो एक क्रोमोसोम के दोनों पार्ट होंगे ना, उसको हम कह रहे होते हैं सेंट्रोमियर होता है, जिससे अटैच होते हैं क्रोमेटिड होते हैं ऊपर नीचे वाले आर्म्स, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म होता है। तो वो क्रोमेटिड्स होता है ना, वो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के, जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर होंगे। लेकिन जो दोनों क्रोमोसोम के अगर हम सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो वो नॉन सिस्टर होंगे। तो ये क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन हो रही होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इवन ये एमडीकैट में भी पूछा जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये डायग्राम दी हुई है, क्रॉसिंग ओवर की डायग्राम दी हुई है। होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही ट्रेट के क्रोमोसोम दिए हुए हैं, एंड देन एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है, ये दोनों ऊपर नीचे शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म है, क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रॉसिंग ओवर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, क्रॉस हो गया, तो ये जो पार्ट है क्या कहलाएगा? रिकम्बिनेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन आ गई है। इसमें क्या हुआ? इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, इसकी वजह से एवोल्यूशन आती है। और जबकि ये नॉन रिकम्बिनेंट है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट की तरह है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये और ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और नॉन होमोलोगस नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होती है बिटवीन वन ट्रेट, तो यहाँ पे होना चाहिए था होमोलोगस क्रोमोसोम, तब हम इसको कंसिडर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट अमोनिया इज कन्वर्टेड टू। नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट, लेकिन ये होता है 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप होता है कि अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट, एंड देन कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रेट। सो नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2, जबकि नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा NO2। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कंडीशन इन विच बोथ ट्रेट्स आर अ पेयर कॉल्ड। इसका आंसर है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हम ऐसे याद रखें कि इसमें एग्जांपल आ जाती है कोट कलर इन कैटल। वो कंडीशन जिसमें बोथ द मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट फॉर द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं, और इसमें दो मेंबर्स हैं और उनकी दोनों एलील्स, दोनों की एक एक एलील कंट्रीब्यूट कर रही है, ना तो कोई रिसेसिव है ना कोई डोमिनेंट है। दैट्स वाई आपको दोनों के एलेलिक पेयर नजर आ रहा है फिनोटाइप में, फिजिकल अपीयरेंस में, उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको कोई इंटरमीडिएट नजर आती है फॉर्म। ये वो कंडीशन होती है जिसमें फिनोटाइप इंटरमीडिएट होता है फॉर्म ऑफ 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे होते हैं। और ये आपको 4 o'clock प्लांट में मिल जाता है। एक प्लांट होता है रेड, एक होता है वाइट, और जो इनकी F1 जनरेशन होती है उसमें हमारे पास जो प्लांट होता है उसके फ्लावर होते हैं पिंक। तो यहाँ में क्या पता चला? यहाँ में पता चला कि इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई है, ये होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एमसीक्यू है, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ इज। सो हमें पता है कि इसका आंसर है सन। ये ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इकोसिस्टम के लिए यूज हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट सिकल सेल एनीमिया। द डिफेक्टिव RBCs इन सिकल सेल एनीमिया स्टेट ऑफ ग्लूटामिक एसिड कंटेन। सो सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्ट होता है RBCs में। RBCs डिस्क शेप होते हैं, जबकि सिकल सेल एनीमिया में वो सिकल शेप हो जाते हैं, वो क्रेसेंट लाइक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें म्यूटेशन हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय वेलाइन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C, और ये आपको याद रखना है, ये बहुत MCQ पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर ऑफ DNA इज कॉल्ड। सो हिस्टोन ऑक्टेमर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये 8 हिस्टोन मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है न्यूक्लियोसोम। करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट MCQ है, सिस्टिक फिब्रियोसिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन ऑफ। सो सिस्टिक फिब्रियोसिस कॉज्ड होता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन आ जाती है, DNA में चेंज आ जाता है। किस जीन में चेंज आता है? जीन होती है CFTR। CF का मतलब तो सिस्टिक फिब्रियोसिस ही है, लेकिन ये जो TR है इसका मतलब होता है ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टिस रेगुलेटर
सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं CFTR, और ये आपको CF से पता चल ही रहा है कि यही जीन हो सकती है जिसमें म्यूटेशन हो रही है। होता क्या है इस डिजीज़ में? इस डिजीज़ में म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है लंग्स और पैंक्रियाज में, थिक म्यूकस होता है। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एथियोब्लास्टोसिस फेटालिस। Erythroblastosis fetalis is found when a Rh positive fetus is developed by a mother having, देखिए एथ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस होता ही जब है, एर्थ्रियो का मतलब है आरबीसीज और ब्लास्टोसिस का मतलब है ब्रेक डाउन होना, हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, आरबीसीज टूटना शुरू हो जाते हैं। फीटैलस मतलब फीटस में, ये तब होता है जब फीटस RH पॉजिटिव होता है लेकिन मदर RH नेगेटिव होती है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में ये फ़र्क होता है कि इसमें कैपिटल D होता है, कैपिटल D जीन होती है, जबकि RH नेगेटिव में नहीं होती। तो ऑफ कोर्स RH नेगेटिव में जब कैपिटल D नहीं है, जीन नहीं है, तो उनके पास एंटीबॉडीज़ होंगी। इसका आंसर तो RH नेगेटिव है, बट मैं डिटेल में बता देती हूँ कि RH पॉजिटिव फीटस है बट मदर RH नेगेटिव है, क्योंकि जो फादर थे वो RH पॉजिटिव थे और RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है। तो जब भी ऐसा हो कि मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो ये देखने में आएगा कि बेबी RH पॉजिटिव होगा। पहले बेबी को तो कुछ नहीं होता, उसमें एथ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस देखने को नहीं मिलता, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे बच्चे में ये चांस बढ़ता जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं मदर की बॉडी में, और देन वो जाती हैं फीटस के पास और उसके आरबीसीज को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो एनीमिक पैदा होता है, उसमें एनीमिया होता है, आरबीसीज की कमी होती है। The number of chromosomes in a grasshopper female is 24, whereas chromosome number in male is, so याद रखिएगा grasshopper में मेल में 24 होते हैं, जबकि फीमेल में 24 होते हैं, मेल में कम होता है, एक कम होता है, तो वो होता है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस जीनोटाइप ऑफ पेरेंट देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ बेबी टू बी कलर ब्लाइंड। देखें, ये होती है फीमेल और ये होता है मेल। अब याद रखिएगा कि Y ही आएगा मेल में फादर की तरफ से, लेकिन X आएगा किससे? मदर से। और ये जो हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंड है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो Y क्रोमोसोम इनर्ट होता है इस ट्रेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये जीन होती है। दैट्स वाई जब भी मेल में कोई डिजीज़ आएगी जो X से आ रही है, वो आती है बाय मदर। तो यहाँ पे फादर तो नॉर्मल होंगे लेकिन मदर कैरियर होगी, क्योंकि 50% चांसेस है, तो या तो मदर कैरियर हो सकती है या फिर पूरी की पूरी दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 50% चांसेस कहा हुआ है, 100% चांस नहीं कहा हुआ, मतलब 50% सन नॉर्मल होंगे बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल जीन, और 50% एबनॉर्मल होंगे, लाइक उनको हीमोफीलिया होगा बिकॉज ऑफ दिस जीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर एनालॉगस ऑर्गन्स एक्सेप्ट। तो एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम विंग्स की बात करें तो विंग्स ऑफ बर्ड, बैट, इंसेक्ट, ये सब क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड का मतलब है बर्ड्स एप्स, क्लास एप से बिलोंग करती हैं। विंग्स ऑफ बैट, बैट मैमल है। तो इन दोनों का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई वर्टिब्रेट्स है, कोई इनवर्टिब्रेट्स है, तो इन दोनों के ही स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो लेकिन विंग्स का काम क्या होता है? विंग्स का काम होता है फ्लाई करना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो फंक्शन में तो सेम होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आर्म्स ऑफ मैन, क्योंकि हमारे हाथ कभी भी हमें उड़ाते नहीं हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको MCQ समझ आए होंगे, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सही से डिटेल में बता दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉन्सेप्ट ना बनाएं और रट्टा 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 करते हैं ना, इससे आपके MCQs ना तो अच्छे होंगे, ना लॉजिकल रीजनिंग अच्छे होंगे, रीजनिंग ना अच्छे होंगे, और ना ही आपके MDCAT में MCQs अच्छे होंगे। सो आपने अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ कोई अगर आप MDCAT को मिला लेते हैं तो कोई 4-5 महीने जिसमें आपने मेहनत करनी है, देन उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है जिसमें आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।